नमस्कार दोस्तों, 14 मार्च 2021 के डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। चूंकि आज संडे है तो आज डेली एडिटोरियल डिस्कशन नहीं आएगा। पहली न्यूज़ देखते हैं। झारखंड अप्रूव्स टू रिजर्व 75% प्राइवेट जॉब फॉर लोकल्स। कुछ इस प्रकार की न्यूज़ रिसेंटली हरियाणा से भी सुनने को आई थी। झारखंड की कैबिनेट ने एक एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी को यहाँ पे हामी भरी है। ये एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी क्या बोलती है कि झारखंड में 75% प्राइवेट जॉब को झारखंड के लोगों के लिए रिजर्व किया जाएगा। और ये जॉब वो होंगी जहाँ पे 30,000 रुपये तक की तनख्वाह है। तो 30,000 रुपये तक की सारी तनख्वाह वाली प्राइवेट नौकरियों में से 75% सीटें लोकल गवर्नमेंट के लिए होंगी। हरियाणा सरकार ने भी अभी अभी एक ऐसी ही पॉलिसी निकाली है। झारखंड ने भी एक ऐसी ही पॉलिसी निकाली है। ये जो नई पॉलिसी है 75% रिजर्वेशन वाली, ये भाई झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन जी 17 मार्च को असेंबली सेशन में अनाउंस करने वाले हैं। पहले ही निकल के आ चुका है। रिसेंटली ही इस पॉलिसी को अनाउंस किया। एक और पॉलिसी डिस्कस करने के लिए सोरेन साहब दिल्ली गए थे। वो पॉलिसी थी ड्राफ्ट झारखंड इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, ठीक है ना, 2021 की। और ये पॉलिसी है कि भाई 75% जॉब, प्राइवेट जॉब का कोटा दे देंगे लोकल्स को। यहाँ पे किसी कैटेगरी के बेसिस पे कोटा नहीं है, यहाँ पे उस स्टेट के लोगों के लिए कोटा है। जनवरी 2021 में जो स्टेट का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है झारखंड का, वो है 11.3%। कोविड-19 का जब पैंडेमिक चल रहा था, मई 2020 जब स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन लगा था, उस समय पे झारखंड का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 59.2% पहुंच गया था, लेकिन बाद में स्टेबलाइज हो रहा है। जनवरी 2020 में 10.6% था, जनवरी 2021 में 11.3% था। जिस हिसाब की तबाही मचाई है ना कोविड-19 ने, मैं कहूँगा 11.3% फिर भी कम है। फिर ट्राइबल्स की बात की जाए झारखंड में, तो झारखंड में लगभग 32 ट्राइबल्स हैं, जिसमें मुंडा, उरांव, संथल, गोंड, कोल, असुर, बंजारा, चेरा, हो, कोरा, भुमजी ये आते हैं। ठीक है। ये जो ट्राइब्स हैं इनको क्लासीफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कल्चरल ट्राइब्स। ऐसा किसने बोला है? इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट ललित प्रसाद विद्यार्थी ने बोला है। इन ट्राइब्स में आते कौन कौन है? तो एक तो हंटर गैदरर ट्राइब है, कोरवा, बिरहोर, हिल खरिया। दूसरी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर ट्राइब, सौरी पहरिया। तीसरी है सिंपल आर्टिसंस, लोहरा, महाली, करमाली, चिक बराय। चौथे हैं सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट, मुंडा, संथल, हो, उरांव, भूमजी। जनरल स्टडीज पेपर 2 में ये न्यूज़ आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज़ है ग्रेगेरियस बैम्बू फ्लावरिंग इन WWS यानी वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखिए, ग्रेगेरियस बैम्बू फ्लावरिंग क्या होता है? इसको ब्लूमिंग भी बोला जाता है। ग्रेगेरियस बैम्बू फ्लावरिंग में ये होता है कि जो पौधा होता है आपका बैम्बू का, वो फट सा जाता है और कुछ इस प्रकार की टहनियाँ बाहर निकल आती हैं। मतलब बैम्बू नहीं उगेगा, बैम्बू की लकड़ी नहीं उगेगी, वो प्लांट फ्लावर हो जाएगा, मतलब कि वो बेकार हो गया। समझ गए? अब अगर आप बात करो तो ये जो इवेंट है कि मतलब बैम्बू मर रहा है, ये वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखा गया है, मुदुमुलई टाइगर रिजर्व में देखा गया है और गुदलूर फॉरेस्ट डिवीजन तमिलनाडु में देखा गया है। ठीक है। ये सब नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के आसपास है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व एक मेजर टाइगर और एलिफेंट हैबिटेट है। अब ये जो वायनाड फॉरेस्ट के बैम्बू ग्रूव्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नीलगिरी बायोस्फीयर में रहने वाले जितने भी हर्बीवोर है ना, वो यही बैम्बू खाते थे। लेकिन अब तो हो रही है बैम्बू की फ्लावरिंग, जिसको आप बोलते हो ब्लूमिंग। और इस फ्लावरिंग के चलते ये बैम्बू हो गया मर। अब वो बैम्बू का प्लांट है नहीं। तो जब बैम्बू का प्लांट है नहीं, तो आप खाओगे क्या? एक सीजन में बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है ना, कर्नाटक और आसपास की तमिलनाडु की सेंचुरी से निकल के वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आते हैं। और वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इनको फॉडर मिलता है, जो कि है बैम्बू। बट यहाँ पे तो बैम्बू की ग्रेगेरियस फ्लावरिंग हो गई है, तो अब इनको कुछ खाने को मिलेगा नहीं, जिससे इनके माइग्रेशन जो पैटर्न्स हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे। स्पेशली एलिफेंट्स, वाइल्ड गौर और लोअर हर्बीवोर्स आते थे बैम्बू ग्रोव्स खाने के लिए, लेकिन बैम्बू ग्रोव्स तो तबाह हो गए। तो अब इनको खाना मिलेगा कहाँ से? बैम्बू ग्रोव्स, देखिए, 344.44 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। इसमें से 500 हेक्टेयर्स के ज़्यादा से इलाके पे बैम्बू ग्रोव्स उगते हैं। हर साल वो अपने सीजन पे उग जाते हैं, तो ये लोग आके उसको खा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे पूरी तरीके से ब्लूम हो गए हैं बैम्बू ग्रीव्स, और इस प्रकार का फिनोमिना वंस इन अ लाइफ साइकिल ऑफ बैम्बू प्लांट्स देखा ही जाता है। लेकिन अगर इस साल ये फिनोमिना हो गया है, तो इन जानवरों को खाने को क्या मिलेगा? दैट इज एक्चुअली अ बिग प्रॉब्लम हियर। ठीक है भाई। तो ये एक न्यूज़ है। अभी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की बात हो रही, तो रिसेंटली ही विनीत सर ने नीलगिरी बायोस्फीयर के रिस्पेक्ट में एक वीडियो बनाई थी, ज्योग्राफी ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व्स विद स्टोरी ऑफ वीरप्पन।
तो आप इस वीडियो को जाकर देख लीजिए। वीरप्पन मेरा नाम, हर्षित द्विवेदी के साथ सर्च मारिए या नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व्स नाम सर्च मारिए, आपको ये पर्टिकुलर वीडियो मिल जाएगी। जनरल स्टडीज पेपर 3 में बायोडाइवर्सिटी एनवायरमेंट कंजर्वेशन में ये न्यूज़ आपको काम आएगी। तीसरी न्यूज़, कला नमक राइस फेस्टिवल टू बी हेल्ड इन यूपी। अच्छा, वीडियो पर लाइक का बटन जरूर दबा देना अगर अब तक नहीं दबाया तो, याद दिला रहा हूँ बस। कला नमक राइस फेस्टिवल उत्तर प्रदेश की सरकार ऑर्गेनाइज करवा रही है। 3 दिन का फेस्टिवल होगा। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर डिस्ट्रिक्ट में इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। फेस्टिवल शुरू होगा 13 मार्च 2021 को, और इससे पहले 2 और फेस्टिवल्स मनाए गए थे उत्तर प्रदेश में जो काफ़ी सक्सेसफुल हुए थे। एक था स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल जो कि झांसी में मनाया गया था, एक था जगरी फेस्टिवल जो कि लखनऊ में मनाया गया था। ये जो राइस फेस्टिवल इवेंट है ना, कला नमक राइस फेस्टिवल इवेंट, ये क्या करेगा? ये प्रमोट करेगा, मार्केट करेगा, ब्रांड करेगा सेलेक्टेड प्रोडक्ट को। और यहाँ पे सेलेक्टेड प्रोडक्ट क्या है? कला नमक राइस ही यहाँ पे सेलेक्टेड प्रोडक्ट है। तो ये जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम है ना आपकी उत्तर प्रदेश की, ये भी यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रमोट हो रही है। आत्मनिर्भर भारत अभियान, लोकल फॉर वोकल, तो जो नेशनल स्कीम्स है आत्मनिर्भर भारत अभियान, लोकल फॉर वोकल, उसके अंदर ये जो स्टेट की स्कीम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उसके अंदर ये जो कला नमक राइस फेस्टिवल टाइप के इवेंट्स हैं वो एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर रीजन का राइस, कला नमक राइस को यहाँ पे मार्केट किया जा रहा है। इससे उन प्रोग्रेसिव फार्मर्स को, उन फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस को, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मदद दी जाएगी जो इस प्रकार के राइस के कल्टीवेशन और प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व है। ये जो राइस है ये जीआई टैग्ड राइस है फ्रॉम सिद्धार्थ नगर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश। इसको कहाँ ग्रो किया जाता है? सिद्धार्थ नगर में, देवरिया में, गोरखपुर में, महाराजगंज में, कुशीनगर में, बस्ती में, संत कबीर नगर में, गोंडा में, बहराइच में, बलरामपुर में और श्रावस्ती में, एज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। कला नमक राइस की बात करो तो इसको बुद्धिस्ट पीरियड से कैलकुलेट किया जा रहा है, 600 BC से कल्टीवेट किया जा रहा है। कला नमक जो ग्रेन्स है ये अलीगढ़वा में मिली है, सिद्धार्थ नगर डिस्ट्रिक्ट में है ये उत्तर प्रदेश में, नेपाल बॉर्डर पे सिचुएटेड है। अलीगढ़वा को रियल कपिलवस्तु बोला जाता था। रियल कपिलवस्तु साम्राज्य था किंग सुद्धोधना का, और किंग सुद्धोधना कौन थे? गौतम बुद्ध जी के पिताजी। ये जो इलाका है ये हिमालयन तेराई के लिए भी, ये तेराई का इलाका है जहाँ पे पानी का जो सतह है थोड़ी नमी रहती है, तो तेराई वाला इलाका है। तेराई बेल्ट, मेरा नाम हर्षित द्विवेदी के साथ वीडियो मतलब यूट्यूब में सर्च मारिए, आपको उसकी रेलेवेंट वीडियो मिल जाएगी। तो ये जो इलाका है जहाँ पे आपके ये अलीगढ़वा नाम की जो जगह है, इसको आप कहते हो हिमालयन तेराई ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, और यहीं पे पाया जाता है सेंटेड ब्लैक पर्ल जिसको आप बोलते हो कला नमक राइस। अब भाई वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाई थी ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम अंडर वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर अभियान। ये जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम है ये मेजर पुश देती है टू ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज सिनोनिमस विद रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी एंड इनकम, प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लोकल क्राफ्ट्स, प्रमोशन ऑफ आर्ट, इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्ट क्वालिटी एंड स्किल डेवलपमेंट। ये जो ओडीओपी है एक प्रकार का जापानीज बिजनेस डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट है जिस 1979 में फेमस हुआ। एक कॉम्पिटिटिव और स्टेपल प्रोडक्ट को ये लोग आइडेंटिफाई करते हैं पर्टिकुलर एरिया से, और फिर उस प्रोडक्ट को ये लोग मार्केट करते हैं, और मार्केट करके उस प्रोडक्ट की मार्केटेबिलिटी बढ़ाते हैं, दाम को बढ़ाते हैं, उसके एक्सपोर्ट पोटेंशियल को बढ़ाते हैं, जिससे उस प्रोडक्ट की कल्टीवेशन में, प्रोसेसिंग में जो लोग भी इन्वॉल्व हैं वो पैसा कमा सकें। मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में ये न्यूज़ आपको काम आएगी अंडर जीएस पेपर 3। एक न्यूज़ निकल के आ रही है, एक इनफॉर्चुनेट न्यूज़ है, श्रीलंका ने बुर्का बैन कर दिया और 1000 मदरसा को सेट करने की बात की गई है। एक कैबिनेट मिनिस्टर ने श्रीलंका में क्या बोला कि भाई हम लोग बुर्का या फेस वेल, आपको पता है कि जो मुस्लिम लेडीज़ होती हैं उनके धर्म के, आप कह सकते हो कि प्रोविजंस के हिसाब से वो बुर्का पहनती हैं, ठीक है। अब आज की डेट में वैसे तो इंडिया में भी लेडीज़ पहनती हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन दैट पर्टिकुलर लेडी और उसके घर में किस प्रकार के हालात हैं, कितने स्ट्रिक्ट हालात है कि बुर्का पहनना या नहीं पहनना है। मैंडेटरी किसी के लिए नहीं है। अगर आप वॉलंटियरली अपने रिलीजन के पर्सपेक्टिव से पहनना चाहो आप पहन सकते हो, लेकिन श्रीलंका में नहीं पहन सकते। श्रीलंका में राजापक्सा सरकार के लेटेस्ट पॉलिसी डिसीजन ने क्या बोला है कि भाई आप बुर्का नहीं पहन सकते, और बुर्का ना पहनने के स्टेप को जस्टिफाई किसके थ्रू किया गया है? प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म लॉ के थ्रू। यहाँ पे क्या बोला गया है कि भाई ये जो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म लॉ है वो क्या बोलता है कि ये बुर्का बैन है। मिनिस्टर साहब का क्या बोलना है? द बुर्का इज समथिंग दैट डायरेक्टली अफेक्ट्स आवर नेशनल सिक्योरिटी। दिस ड्रेस केम इनटू श्रीलंका ओनली रिसेंटली। इट इज अ सिंबल ऑफ रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। कहने का मतलब ये है कि अगर आप बुर्का पहन रहे हो तो आप रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म दिखा रहे हो, और ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी को खतरा डालता है।
ये जो ड्रेस है पर्टिकुलर, ये ड्रेस पहले श्रीलंका में नहीं थी, ये श्रीलंका में अभी अभी आई है और हम इस ड्रेस को श्रीलंका में नहीं चलने देंगे। दिस इज रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, कहीं ना कहीं रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। और आप कह सकते हो जो माइनॉरिटीज, मुस्लिम माइनॉरिटीज को जो टारगेट करने वाली बात है, ये जो इस्लामिक स्टेट इंस्पायर्ड एस्टर टेरर बॉम्बिंग्स हुई थी ना श्रीलंका में अप्रैल 2019 में, और यहाँ पे एक बहुत बड़े मुस्लिम बिजनेसमैन और श्रीलंका का बेटा इन्वॉल्व था। तो इस प्रकार की बॉम्बिंग्स के बाद जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है ना श्रीलंका की, कहीं ना कहीं उसके खिलाफ और आप कह सकते हो डिस्क्रिमिनेटरी स्टेप्स ले रही है सरकार। ओके, जब ये बॉम्बिंग्स हुई थी उस समय पे एक टेम्परेरी बैन तो लगा दिया था फेस फिल पे कि आप बुर्का नहीं पहन सकते, अब तो परमानेंट बैन लगा दिया गया। और ऑब्वियसली बात है, बहुत सारे ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स हैं जो कि यहाँ पे बोलेंगे और सही भी बोल रहे हैं कि भाई इस तरीके का लॉ गलत है, ये तो एक वॉलंटरी स्टेप है बुर्का पहनना, आप पहनना चाहो पहनो, ना पहनना चाहो मत पहनो। लेकिन फिर भी श्रीलंका की सरकार का ये बोलना है कि हम रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म से डील करने के लिए कर रहे हैं, और अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो 2 साल के लिए पकड़ के आपको जेल में भी डाल सकते हैं, मतलब डी रेडिकलाइज करने के लिए। श्रीलंका की मुस्लिम वुमेन की बात की जाए तो बहुत स्मॉल माइनॉरिटी है जो बुर्का पहनती है, ठीक है। और अभी रिसेंटली कुछ ऐसे इवेंट सुनने को भी आए कि कुछ लेडीज़ जो कि बुर्का पहनी थी वो पब्लिक स्पेसेस में जब गई तो उनका हैरेसमेंट हुआ, उनको बैंकों में एंट्री नहीं दी गई, कॉमर्शियल स्टैब्लिशमेंट्स में उनको एंट्री नहीं दी गई। तो ये जो वुमेन को टारगेट किया जा रहा है, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी की वुमेन को जो कि बुर्का पहनती है, उनको स्पेसिफिकली टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि जब आप बुर्का पहनोगे तो आप अलग से नजर आओगे। तो ये गलत बताया जा रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये भी बोलना है कि देखिए, जब ये एस्टर टेरर बॉम्बिंग्स हुई थी उस समय पे बहुत मुस्लिम सेक्शंस के लोग सामने आए थे, बहुत मुस्लिम वुमेन सामने आई थी, और उन्होंने ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन दी थी जिसने इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी मदद की थी। अभी रिसेंटली कोविड-19 के पैंडेमिक के समय पे भी मुस्लिम्स के रिलीजियस राइट्स के अगेंस्ट एक स्टेप आया। हुआ ये कि आपको पता है कि मुस्लिम धर्म में अगर किसी इंसान की मृत्यु हो जाए तो उसको दफनाया जाता है, ये उनके धर्म में लिखा है, जैसे हिंदू धर्म में जलाया जाता है। अब हुआ ये कि श्रीलंका की सरकार को पता नहीं कौन से हेल्थ क्लेम का ये पता चला, एक अनसब्सटेंशियल क्लेम उनको मिला कि अगर किसी एक पर्सन को कोविड-19 है और उस कोविड-19 के पर्सन को आप ज़मीन में दफना देते हो तो वो ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट कर देगा कोविड-19 से। तो इस प्रकार की अनसाइंटिफिक खबर पहुंची सरकार के पास, और कहीं ना कहीं श्रीलंका सरकार ने बोला कि नहीं भाई, आप दफना नहीं सकते बॉडी को, आपको जलाना पड़ेगा, क्रिमेट करना पड़ेगा। अब ये तो मुस्लिम्स के धर्म के खिलाफ है। जब उनका धर्म ये बोलता है कि भाई एक इंसान के मृत्यु के बाद उसको दफनाया जाएगा, तो भाई जो धर्म बोलता है आप उसको मानो, धर्म में एक लिमिट से ज़्यादा क्यों इंटरफेयर करना है। लेकिन कहीं ना कहीं श्रीलंका सरकार को थोड़ी बुद्धि आई और उन्होंने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो कहने का मतलब ये है कि 21 मिलियन की आबादी वाले इस देश में, 2 करोड़ से ज़्यादा की आबादी वाले इस देश में 10% मुस्लिम्स है, और कहीं ना कहीं वो श्रीलंका की रिसेंट सरकार के स्टेप से थोड़ा परेशान हो रहे हैं। ये आपको श्रीलंका का नक्शा नज़र आ रहा है। जनरल स्टडीज़ पेपर के सिलेबस में, पेपर 1 के सिलेबस में करंट इवेंट्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में ये न्यूज़ आपको काम आएगी। और आज की फाइनल न्यूज़ देखते हैं। सांगे वॉल्केनो इरप्ट्स विद ह्यूज ऐश। सांगे वॉल्केनो कहाँ है? इक्वेडोर में है। इक्वेडोर देख लीजिए, ये आपको इक्वेडोर का नक्शा नज़र आ रहा है। इक्वेडोर के नॉर्थ में है कोलंबो, इक्वेडोर के साउथ में है पेरू, ठीक है भाई। और इसके वेस्ट में क्या है? पैसिफिक ओशन। एंडीज माउंटेन रेंज यहाँ पे ऐसे गुजरती है। वॉल्केनो की बात की जाए और जब भी वॉल्केनिक इरप्शन की बात होती है तो मैं ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ। राइट साइड पे आपको इसका थंबनेल दिख रहा है, वाई अ वॉल्केनो इरप्ट्स। रिसेंटली इंडोनेशिया में भी कुछ वॉल्केनो इरप्शंस हुए थे जिनको मैंने कवर किया था, इसलिए मैंने यहाँ पे पूरी वीडियो बना रखी है वॉल्केनिक हिस्ट्री ऑफ इंडोनेशिया। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पास समय है तो इस वीडियो को देख लीजिए जाके, आपको वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ के बारे में और इंडोनेशिया में जो अक्सर कर वॉल्केनिक इरप्शन होते रहते हैं इसके बारे में हल्की फुल्की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब इक्वेडोर में भी एक सैंगो करके वॉल्केनो है, सैंगे करके, 11 मार्च 2021 को इरप्ट हुआ। बहुत सारे क्लाउड्स ऑफ ऐश 8,500 मीटर ऊंचाई पे स्काई में इसने फेंके। और ख़ास बात ये थी कि जब ये इरप्शन हुआ तो चिम्बोराजो नाम की जो कैपिटल है, कैपिटल ऑफ चिम्बोराजो, जिसको बोला जाता है रियोबाम्बा, रियोबाम्बा शहर की जो पूरी का पूरा स्काई है वो इस इरप्शन की धूल और धक्कड़ से भर गया। पूरा का पूरा ऐश क्लाउड रियो बाम्बा नाम के शहर को ऊपर ढक ले गया। अब बात यह है कि जो रियो बाम्बा नाम का शहर है ये सांगे वॉल्केनो से 50 किलोमीटर दूर है। इरप्शन हुआ सांगे वॉल्केनो में, मतलब ये जो धुआं था ये 50 किलोमीटर दूर आ गया। अगर आप सांगे वॉल्केनो की बात करो तो सांगे वॉल्केनो बहुत लंबे समय से एक्टिव वॉल्केनो की कैटेगरी में है, और पिछले कुछ हफ्ते में तो कुछ ज़्यादा ही एक्टिविटी देखने को मिल रही थी सांगे वॉल्केनो में।
और इस सांगे वॉल्केनो से जो ऐश निकली है उसने आसपास के क्रॉप्स और कैटल को भी काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाया है। सांगे वॉल्केनो की बात की जाए तो इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनोज फ्रॉम द वर्ल्ड। ठीक है, अब तक ये केवल 4 बार इरेप्ट हुआ है और 1934 से लेके आज तक इसका इरप्शन जारी ही है। ये साउदर्न मोस्ट स्ट्रेटो वॉल्केनो है जो कि नॉर्दर्न वॉल्केनिक जोन ऑफ एंडीज में अवेलेबल है। अभी ये स्ट्रेटो वॉल्केनो क्या होता है, स्ट्रोम्बोलियन वॉल्केनो क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा। स्ट्रेटो वॉल्केनो क्या होता है ये आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा, आप एक बार इस वीडियो को जरूर देखो जाके। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। ये जो वॉल्केनो सांगे वॉल्केनो इरप्ट हुआ था सबसे पहली बार वो 1628 में इरप्ट हुआ, फिर 1728 में इरप्ट हुआ, 1916 में इरप्ट हुआ और 1934 से लेके अब तक ये इरप्ट होता ही जा रहा है। और इसके जो इरप्शंस है ना वो स्ट्रोम्बोलियन है। स्ट्रोम्बोलियन का इरप्शन क्या होता है, मतलब क्या होता है? दिस टाइप ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन कंप्राइजिंग ऑफ माइल्ड ब्लास्ट्स आर कॉल्ड स्ट्रोम्बोलियन इरप्शंस। यानी कि यहाँ पे वो इरप्शन जिससे जो ब्लास्ट होता है ऐश का वो थोड़ा माइल्ड हो, जिसका वॉल्केनिक एक्सप्लोसिविटी इंडेक्स 1 से 3 हो। ठीक है ना, इजेक्शन में इनकैंडेसेंट सिंडर्स निकले, लावा बॉम्ब्स निकले, लपीली निकले, एल्टीट्यूड टेंस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मीटर चला जाए, लेकिन जो भी इरप्शन हो रहा है वो माइल्ड है, बहुत ज़्यादा वॉयलेंट नहीं है, लेकिन वो होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, रुक नहीं रहा है। कुछ होते हैं कि भाई एक बार फटा, खतरनाक फटा, फिर नहीं फटा, ये फटता ही रहता है, फटता ही रहता है, लेकिन धीरे धीरे फटता रहता है। इस प्रकार के इरप्शन को आप बोलते हो स्ट्रोम्बोलियन इरप्शन। स्ट्रैटोवॉल्केनो क्या होता है? ये अल्टरनेट लेयर्स ऑफ लावा और ऐश को रखता है, इसको बोलते हैं स्ट्रैटोवॉल्केनो। स्ट्रैटोवॉल्केनो को प्रॉपर फिगर के साथ मैंने जो अभी वीडियो का रेफरेंस दिया वहाँ पे समझाया है, और स्ट्रैटोवॉल्केनो के साथ और कौन कौन से प्रकार के वॉल्केनो होते हैं जितने आपके जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है उतना मैंने अपनी उस वीडियो में ऑलरेडी आपको समझा दिया। ठीक है भाई, तो ये था आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस जनरल स्टडीज पेपर 1 में इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमेना सच एज वॉल्केनिक एक्टिविटी में पर्टिकुलर न्यूज़ आपको काम आएगी। तो आई होप आपको कुछ सीखने को मिला हो दोस्तों। अगर अब तक यहाँ पे न्यूज़ को देखा है तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प जरूर करिए। आपके ज्वाइन बटन दबाने से मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है। आपके लिए NCERT क्लास 6 से लेके 12th तक की साइंस जोग्राफी फिजिक्स बोल रहा हूँ, साइंस जोग्राफी हिस्ट्री इकोनॉमिक्स पॉलिटी मैंने बना रखी है। लक्ष्मीकांत की पॉलिटी किताब मैंने पूरी खत्म कर रखी है। स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री इंपॉर्टेंट पार्ट खत्म हो चुका है। रमेश सिंह, सतीश चंद्र, इट इज येट टू फॉलो। NCERT 6 to 12 बहुत सारी कंप्लीट हो गई, कुछ बाकी कंप्लीट हो जाएंगी, तो आप जॉइन बटन दबा के हेल्प सकते हो। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, कोशिश करूंगा आपके डाउट्स का जल्दी जवाब दूँ। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए इस पर्टिकुलर लेक्चर की PDF के लिए, और जो भी मैं करंट अफेयर्स के लेक्चर्स बनाता हूँ, एडिटोरियल के लेक्चर बनाता हूँ, इंडिविजुअल करंट अफेयर्स बनाता हूँ, उनकी PDF के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।